नमस्कार। आज हम होम्योपैथिक उपचार मेडोरिनम पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास कुछ स्टडीज हैं, कुछ दस्तावेज हैं जो इसके अलग-अलग पहलुओं को दिखाते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके मूल स्वभाव को समझें, क्योंकि ये अपने मतलब चरम विरोधाभासों के लिए जाना जाता है ना? बिल्कुल, ये स्रोत यही बताते हैं कि मेडोरिनम की कहानी एक तरह से संतुलन खोने की है। संतुलन खोना। हाँ, मतलब ये सामान्य उतार-चढ़ाव जैसा नहीं है। ये दो बिल्कुल विपरीत सिरों के बीच झूलता रहता है। दो सिरे। कौन से? एक है अतिरेक, मतलब प्रोफ्यूजन, जहाँ सब कुछ जरूरत से ज्यादा बाहर निकलता है, और दूसरा है दमन, इन्वर्शन, जहाँ सब कुछ अंदर ही दब जाता है। अच्छा, तो पहले ये अतिरेक वाली स्थिति को समझते हैं। जरूरत से ज्यादा बाहर निकलना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब व्यक्ति हद से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और राहत पाने के लिए हर चीज अति में होती है। हर चीज? जैसे कि? वो शारीरिक स्राव हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, आवेग, यहाँ तक कि यौन इच्छाएं भी। मानसिक तौर पर देखें तो ये स्थिति लगभग उन्माद जैसी मेनियाकिल हो सकती है, बहुत आक्रामक, तीव्र, एक तरह का जंगलीपन। और शारीरिक रूप से? शारीरिक रूप से श्लेष्म झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन से बहुत ज्यादा स्त्राव होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं क्या? मतलब असल जिंदगी में ये कैसे दिखता है? हाँ, जैसे जानवरों से अचानक बहुत ज्यादा प्यार जताना, या फिर उतनी ही क्रूरता दिखाना, या फूलों से इतना गहरा भावनात्मक लगाव कि बच्चा स्कूल जाना भूल जाए। अरे, ऊर्जा का स्तर भी अजीब होता है, जैसे 2 दिन खूब जोश में काम किया और तीसरे दिन एकदम ठप, पूरी तरह ढह गए। ये तो सच में एक एक्सट्रीम स्थिति है। और फिर वो दूसरा सिरा, दमन या इन्वर्जन जैसे आपने कहा। हाँ, जब ऊर्जा अंदर मुड़ जाती है हाँ, तब तस्वीर बिल्कुल उलट जाती है। उलट? हाँ, कैसे? सारी एनर्जी अंदर दबने लगती है, तो डरपोकपन, कमजोरी और हर लेवल पर शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक शक्ति कम होने लगती है। अच्छा। व्यक्ति कमजोर महसूस करता है, कंफ्यूज्ड रहता है, भुलक्कड़ हो जाता है, सही शब्द याद नहीं आते, विचार उलझे से रहते हैं। तो अति संवेदनशीलता की जगह संकोच और डरा जाता है। हाँ, बिल्कुल। संकोच, डरपोकपन, ये पहले वाले चरम से एकदम विपरीत है। और एक बात और, स्रोतों के अनुसार जब शारीरिक स्रावों को दबाया जाता है, पाया जाता मतलब? हाँ, जैसे एलोपैथिक दवाओं से अगर स्राव रोक दिए जाएं, तो अक्सर और ज्यादा गहरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, गहरी समस्याएं किस तरह की? जो फिर मन या भावनाओं पर असर डालती हैं। अच्छा, आपने मन पर असर की बात की। इसके कुछ खास मानसिक लक्षण क्या देखने को मिलते हैं फिर? देखिए, याददाश्त कमजोर होना तो बहुत आम है। भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कई बार तो पागल हो जाने का डर सताता है। ओह, और एक बहुत ही विशिष्ट डर होता है कि कोई पीछे चल रहा है या देख रहा है, एक तरह का फिक्स्ड आइडिया जो मन से निकलता नहीं। ये काफी अजीब है। हाँ, और अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी महसूस होती है, एक जंगलीपन सा। इंटरनल वाइल्डनेस कहते हैं इसे। ऐसा लगता है जैसे नियंत्रण खो रहा है। और समय का अनुभव? समय बहुत धीरे बीतता हुआ महसूस हो सकता है। वास्तविकता से कनेक्शन टूटता सा लगता है, जैसे किसी सपने में जी रहे हों। अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं ऐसे में? बहुत मुश्किल से। अपनी गहरी भावनाओं को शब्दों में ढालना बहुत कठिन हो जाता है। ये जो अंदरूनी उथल-पुथल है, क्या ये शरीर पर भी दिखती है? आपने स्राव का जिक्र किया था पहले। हाँ, बिल्कुल। एक दिलचस्प बात यह है कि जब शारीरिक स्राव शुरू होते हैं, जैसे दस्त, जुकाम या ल्यूकोरिया, तो रोगी को अक्सर मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस होता है। अच्छा, राहत मिलती है। हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, अगर इन स्रावों को दबा दिया जाए तो स्थिति बिगड़ती है। कैसे बिगड़ती है? वजन कम होने लगता है, जिसे वेस्टिंग कहते हैं, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, और गठिया या जोड़ों का दर्द शुरू हो सकता है। जोड़ों का दर्द? कहीं खास? हाँ, खासकर पैरों के तलवों का अत्यधिक संवेदनशील होना एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इतना कि चलना भी मुश्किल हो जाए। बाप रे। ये दमन का असर एक क्रम में दिखता है। पहले म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर जोड़, और अंत में ये हृदय तक को प्रभावित कर सकता है। क्या कोई खास समय या स्थितियां हैं जब ये लक्षण बेहतर या बदतर होते? हाँ, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। लक्षण अक्सर शाम ढलने पर या अंधेरा होने के बाद बेहतर महसूस होते हैं। तो मतलब रात में ज्यादा एक्टिव? हाँ, रोगी कह सकता है, मैं तो रात का इंसान हूँ। और कुछ? समुद्र के पास रहने से भी आराम मिलता है, ऐसा देखा गया है। खाने पीने की इच्छाओं में कुछ खास? हाँ, संतरा या संतरे का रस पीने की तेज इच्छा हो सकती है। नमक, मीठा और वसायुक्त भोजन भी बहुत पसंद आ सकता है। अच्छा। और कोई नापसंद?
बिल्लियों से तीव्र नफरत भी देखी जा सकती है। ये सब काफी विशिष्ट लक्षण हैं। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो क्या मेड्यूरिनम की मुख्य पहचान इसका अनियमित होना है? मतलब ये झटकों में आता है? बिल्कुल सही कहा। ये फिटफुल है, अनियमित और क्षणिक। ये लगातार बना रहने वाला पैटर्न नहीं है। ये दूसरे उपचारों से कैसे अलग है, जैसे सिफिलिनम? हाँ, सिफिलिनम में आमतौर पर एक धीमी लगातार गिरावट या विनाश दिखता है, जबकि मेडोरिनम अचानक भड़कता है, आक्रामक होता है और जुनून के दौरों में हिंसक भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ क्लिनिक में दिखे लक्षणों से बात नहीं बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोगी के पूरे जीवन की कहानी को समझना जरूरी है। इन उतार चढ़ावों के पैटर्न को पहचानना जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो मेडोरिनम उन चरम और अस्थिर अवस्थाओं का प्रतीक है जहां व्यक्ति संतुलन के दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों के बीच लगातार झूलता रहता है। हाँ, और इसका असर मन, भावनाओं और शरीर तीनों पर बहुत गहराई से पड़ता है। और ये कोई सामान्य मूड स्विंग नहीं है, बल्कि संतुलन का पूरी तरह से बिगड़ जाना है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली भी है। मेडोरिनम हमें ये सिखाता है कि दमन का असर कितना गहरा हो सकता है, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी। स्रोत इस बात का भी इशारा करते हैं कि ये पैटर्न शायद पीढ़ियों तक चल सकते हैं। होम्योपैथी में इसे साइकोटिक मियाज्म से जोड़ा जाता है, जो मूल रूप से दमन या अतिवृद्धि से जुड़ी एक प्रवृत्ति मानी जाती है। पीढ़ियों तक? हाँ, ये एक संभावना है जिस पर ये स्रोत इशारा करते हैं। और ये सवाल मन में आता है कि कैसे हमारी अनदेखी, दबाई हुई अंदरूनी अवस्थाएं बाहरी दुनिया में इतने नाटकीय और विरोधाभासी तरीकों से सामने आ सकती है। ये सोचने वाली बात है।